हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार वन शॉट क्लास आपके लिए दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब लगातार एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास आपको दे रहे हैं और यूपी स्पेशल हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके विभिन्न एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी और अदर्स जो एग्जाम है सभी में यहां से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। विशेषतः यूपी पीसीएस में इस बार यूपी स्पेशल का भार बढ़ा हुआ है, इसीलिए आपके लिए ये पढ़ना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ हम ये बता रहे हैं आपको कि जो नवीनतम आंकड़े हैं वो आंकड़ों के साथ हम आपको ये अपडेट करके क्लास दे रहे हैं। चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट हुए, तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं आज भौतिक विभाग उत्तर प्रदेश। कह सकते हैं हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक या भौतिक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप सबको पता है, उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। मतलब जब उत्तराखंड बना वर्ष 2000 में, उससे पहले 3 भूखंड थे। कुछ तो पर्वतीय क्षेत्र था उत्तर प्रदेश में, कुछ मैदानी क्षेत्र था उत्तर प्रदेश में, और साथियों कुछ दक्षिण पठारी क्षेत्र था। कह रहा उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र था, तो आपसे पूछ लेगा क्या चीज अलग हुई, तो पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से क्या हो गया, अलग हो गया। तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पर्वत जो मिलेंगे आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। पहले कहीं वो 2000 से पहले किसका भाग हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का भाग हुआ करता था। अब कह रहा है अब इस पर्वतीय क्षेत्र में लगा हुआ 3 इलाके, बहावर, तराई और उत्तर प्रदेश से बचा हुआ क्षेत्र, ये 3 प्राकृतिक प्रदेशों में इनको क्या किया गया, विभाजित किया गया है। ठीक है ना, आप याद कर लेना और ये आपको पढ़ना है। शुरुआत करते हैं हम लोग प्राकृतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश को 3 कौन से भागों में क्लासिफाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो पहला तो उत्तर प्रदेश में आपको जो मिलेगा बहावर एवं तराई का प्रदेश मिलेगा। क्या मिलेगा, बहावर एवं तराई का प्रदेश, इसको डिस्कशन करेंगे। दूसरा मिलेगा आपको गंगा यमुना का मैदान और तीसरा मिलेगा दक्षिण का पट्टा। ध्यान रखना 3 ही प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, नेचुरल जोन में, इसमें नेचुरल जोन में बांटा गया है आपके उत्तर प्रदेश को। उसके साथ कह रहा है भावर एवं तराई प्रदेश पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर पडरौना तक एक पतली सी पट्टी है। ध्यान रखना ये सहारनपुर से स्टार्ट होते हैं और कहां तक है साथियों, तो ये कुशीनगर तक है। ठीक है ना, पडरौना तक एक इस तरह की क्या है, पट्टी है। इस चीज को ध्यान रखना, पढ़ लेते हैं एक एक करके बारीकी से सबको। तो भावर प्रदेश की हम बात करें तो साथियों इसमें ध्यान रखना, पहले तो ये कंकड़ पत्थर से निर्मित पर्वतीय क्षेत्र है। ऊपर से हिमालय पर्वत से जो कंकड़ पत्थर टूट छाट करके आते हैं या उत्तराखंड के पर्वतों से जो टूट छाट करके पत्थर आते हैं, उनसे बना हुआ क्या है, ये क्षेत्र है। ध्यान रखना, पहली बात तो डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है तो आप बताओगे कंकड़ पत्थरों से मिलकर बना पर्वतीय भूभाग क्षेत्र। फिर आपसे पूछोगे इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर चौड़ाई में कमी आती है। मतलब ऐसे करके ये इस चौड़ाई में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इधर चौड़ा ज्यादा है, ठीक है ना, और इधर जैसे ही आप पूर्व की ओर आते हो तो चौड़ाई में कमी होती है। दूसरी बात, नदियों का लुप्त हो जाना। इस भावर प्रदेश में जो कंकड़ पत्थर होते हैं, वहां पानी आगे गिरेगा तो उसी में क्या हो जाएगा, समा जाएगा। क्योंकि कंकड़ पत्थर है तो पानी के नीचे रहेगा, ऊपर कंकड़ पत्थर आपको दिखाई देगी। तो ये भावर प्रदेश होता है। फिर इसका विस्तार कहां से कहां तक है, आपसे पूछे ये भावर प्रदेश जो कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो ध्यान रखना बिजनौर, शाहपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। भावर प्रदेश के अंतर्गत बिजनौर, शाहपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी, आप ध्यान रखना ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, तो ये भावर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या रहा है तराई क्षेत्र। दूसरा कौन सा था, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो कह रहा है महीन अवसादों से निर्मित बहावर के दक्षिण में दलदली एवं गाद निर्मित क्षेत्र होता है। ध्यान रखना, दलदल होता है जिसे हम कीचड़ कहते हैं या मार्श भी कहते हैं, और गाद होता है। और ये हमेशा मान के चलिए जैसे ये मान लो भावर क्षेत्र है तो इसके दक्षिण में मिलेगा, यहीं से पत्थर आपस में टकरा करके छोटे छोटे अवसाद बनाएंगे, उनसे मिलकर बना हुआ कौन सा, तराई क्षेत्र। हर समय यहाँ नमी रहती है, कीट वगैरह ज्यादा मिलेंगे, मच्छर वगैरह यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है कि इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता है साथियों यहाँ पे गन्ना, गेहूं, जूट आदि फसलों की अधिक पैदावार होती है। और कह रहा घने जंगल हैं, लंबे हाथी घासों से ढका हुआ क्षेत्र है। कह रहा लंबे हाथी पाए जाते हैं और घासों से ढका हुआ ये क्या है, क्षेत्र है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई है, जिससे उपजाऊ मिट्टी किसानों को क्या हुई है, प्राप्त हुई है। भाई जो अवसाद होते हैं वही तो कट छट के आते हैं, तो उनसे बना हुआ ये मैदान होता है। तो ध्यान रखना ये मैदान
उपजाऊ मैदान होता है, उपजाऊ भूमि के कारण इस मैदान की चौड़ाई में क्या हुई है, कमी हुई है। तो फिर किसानों ने अपने यहाँ पे मैदान बनाना, मतलब खेत बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि इस मैदान में क्या आई है, कमी देखने को मिली है। इसका विस्तार अगर आपसे पूछे कि ये कहां तक फैला हुआ है, तो साथियों ध्यान रखना, शाहपुर, बिजनौर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों में ये क्या है, फैला हुआ है। ध्यान रखना, सहारनपुर इसके अंतर्गत आता है, बिजनौर आता है। फिर सहारनपुर का कुछ क्षेत्र चला जाता है भावर में, कुछ क्षेत्र चला जाता है बिजनौर में, फिर बरेली, महाराजगंज, देवरिया आदि क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है तीसरा, देखो ये तीसरा है, ये आप देख रहे होंगे तीसरा, दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो अब हम ये नहीं, गंगा यमुना का, अभी तो हमने भाबर और तराई पढ़ा ना, दूसरा है गंगा यमुना का मैदान। तो अभी दूसरा पढ़ेंगे गंगा यमुना का मैदान, ठीक है ना। तो गंगा यमुना के मैदान में, ये गंगा यमुना का मैदान 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, नंबर 2 अगर आप बात करोगे तो गंगा का मध्य मैदान, और नंबर 3 आप साथ की बात करोगे तो गंगा का पूर्वी मैदान। तो 3 भाग में गंगा यमुना के वाले क्षेत्र को बांटा गया है। अगर मैं ऊपरी भाग की बात करूं तो ये लगभग 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी क्या है, पट्टी है। कितनी? 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी क्या है साथियों, ये पट्टी है। वहीं आपसे इसके विस्तार की बात करूं गंगा के मध्य मैदान की, तो ये उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, देखो इसके अंतर्गत अलीगढ़ भी आता है, हाथरस आता है, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद, बरेली आदि के जिले गंगा के मध्य मैदान के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भाग इसका गंगा का पूर्वी मैदान है, जिसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। देखो नीचे नोट करके कुछ लिखा हुआ है, यानी गौर करिए, गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है साथियों, तो वो कितनी है, 300 मीटर है। कितनी है? 300 मीटर इसकी क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई है। इस बात को याद रखना, कई बार ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी प्रदेश, जो तीसरा था। तीसरा हमने जो आपको बताया था, वो देखो ये बताया था दक्षिण का पठारी प्रदेश। बात करते हैं बारीकी से इसके बारे में। तो जो पठारी प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, क्षेत्रफल कितना है, 45,200 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। इसके साथ ही इसकी सीमा की बात करूं तो क्या रहा है, ऊपर में केन नदी, पश्चिम में मतलब पूरब में केन नदी, इधर आपको केन नदी मिलेगी, पश्चिम में आपको बेतवा मिलेगी, यहां बेतवा मिलेगी, यहां केन मिलेगी पूरब में, और साथियों बेतवा तथा पाहुज नदी और है यहाँ, पाहुज, ये ध्यान रखना, पाहुज। और कह रहा है उत्तर गंगा में, तो उत्तर में कौन सी है, गंगा नदी है। यहाँ पे क्या है, गंगा नदी, और दक्षिण में विंध्य पर्वत है। गंगा और यमुना दोनों उत्तर में पड़ेगी, ध्यान रखना इसके। और नीचे क्या है इसके, विंध्य पर्वत। तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र साथियों, ये पठारी क्षेत्र, ध्यान रखना। कौन कौन क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखना, बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही इसके, ये झांसी वाला क्षेत्र है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और बघेलखंड भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। सामान्यतः इसके अगर मैं समुद्र तल से ऊंचाई बात करूं तो ये 300 मीटर के लगभग, कुछ स्थानों पर इसकी ऊंचाई है 450 मीटर से अधिक, तथा मिर्जापुर, सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियों में लगभग ये 600 मीटर तक ऊंचाई का भी क्षेत्र होता है। पठारी है तो आपको पता ही है, जो पर्वत होते हैं इस तरह के, उनको काट करके पठार बनाए जाते हैं। पर्वत की चोटी जब कट जाती है तो क्या बनता है, पठार का निर्माण होता है। कई बार डायरेक्टली ज्वालामुखी उद्गार की वजह से भी इनका निर्माण होता है। साथ ही साथ नया टॉपिक है साथियों, उत्तर प्रदेश की जलवायु। यहां से जरूर क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं, इसीलिए पूरा फोकस आपको इस पर देना है। कह रहा उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम 2 भाग में पढ़ के देखते हैं। एक तो आर्द्र एवं उष्ण जलवायु, मतलब इसमें नमी भी होगी और गर्म जलवायु भी होगी, मतलब नमी भी होगी और गर्म जलवायु भी होगी। दूसरा कह रहा साधारण आर्द्र एवं उष्ण जलवायु, मतलब नॉर्मली आर्द्र होगी, ज्यादा आर्द्रता नहीं होगी और गर्म होगी। तो ये 2 क्षेत्रों में मिलेगी, एक तो तराई क्षेत्र में और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कह रहा है यहाँ पे 180 सेंटीमीटर के करीब क्या होती है, 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है इस क्षेत्र में, तराई वाले क्षेत्र में। वहां पर आर्द्र एवं उष्ण जलवायु, इसी ज्यादा वर्षा की वजह से यहाँ पे आर्द्रता पाई जाती है, ह्यूमिड पाई जाती है। साथ ही साथ उत्तर पूर्व की बात करो तो यहाँ 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ जो आर्द्रता होती है वो मैक्सिमम पाई जाती है। साधारण वाले में बात करूं तो 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा है, इसीलिए आर्द्रता बहुत ज्यादा ना होकर के सामान्य आर्द्रता पाई जाती है। ऐसा नहीं कह सकते हो कि बिल्कुल आर्द्रता नहीं पाई जाती, आर्द्रता यहाँ पाई जाती है लेकिन सामान्य से कम पाई जाती है, इस चीज को आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब बात करें कोपेनहेगन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शीत वाला मानसूनी प्रकार अथवा CWG, ये किसके अनुसार है,
ये कोपेनहेगन के अनुसार है। कोपेनहेगन के अनुसार ध्यान रखना उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो शीत है। अब उत्तर प्रदेश में ऋतुओं की बात करें तो 3 ऋतु होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तो और वही थारनेट के अनुसार अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की CBW, ये दोनों के अनुसार ध्यान रखना, मतलब समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु इसे बोलते हैं, समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु। और CWG इसे मतलब शीत ऋतु वाला क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं, ध्यान रखना, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये 3 ऋतुएं होती हैं। देखो, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और गर्म ऋतु। लेकिन कोपेनहेगन के अनुसार शीत ऋतु होती है उत्तर प्रदेश में मानसूनी प्रकार की, और थारनवेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में शीतोष्ण उपाद्र जलवायु होती है। तीनों चीजें आप यहां फोकस के साथ ध्यान रखना। अब बात करते हैं अवधि की। तो देखो, शीत ऋतु की जो अवधि है, ध्यान रखना, ठीक है ना, वो अवधि है साथियों अक्टूबर से फरवरी। शीत ऋतु की ध्यान रखना, अक्टूबर से फरवरी जो है उत्तर प्रदेश में क्या होती है, ठंड पड़ती है। वहीं मैं सर्वाधिक ठंडा महीना अगर बात करूं आपसे उत्तर प्रदेश में, तो जनवरी का जो महीना होता है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा महीना होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। दूसरी बात करूं मैं वर्षा ऋतु की, तो वर्षा जो उत्तर प्रदेश में कह रहा उत्तर पश्चिम से आने वाले पश्चिमी चक्रवात, सॉरी, उत्तर प्रदेश से आने वाले चक्रवातों के कारण लगभग यहाँ औसत संख्या इसकी 3 से 5 चक्रवात आ जाते हैं। कह रहा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जो है 7 से 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है ना। वहीं कह रहा मैदानी क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तापमान की, तो मैदानी क्षेत्र में औसतन जो तापमान होता है, अधिकतम तापमान वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है उत्तर प्रदेश में। और कह रहा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में बात करूं तो अधिकतम टेम्परेचर 28.3 डिग्री और न्यूनतम टेम्परेचर यहाँ पे 13.3 डिग्री तक रहता है, ठीक है ना। कह रहा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी तथा पर्वतीय भागों का औसत और न्यूनतम जो तापमान है वो साथियों 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये किसके बारे में जानकारी है, तो ये टेम्परेचर के बारे में जानकारी है। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ये तो आपने शीत ऋतु पढ़ा पूरा, ये जो पढ़ा आपने वो क्या पढ़ा, ये शीत ऋतु पढ़ा। वही शीत ऋतु में ये मौसम है, वर्षा भी पड़ती है, ठीक है ना, तापमान भी बता दिया हमने और अवधि भी बता दी शीत ऋतु की, ठीक है ना। वही हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। आप देख रहे होंगे ग्रीष्म ऋतु की तो अवधि है गर्मी मार्च से जून तक उत्तर प्रदेश में रहती है। कब से कब तक, मार्च से जून तक। अधिकतम गर्मी वाले क्षेत्र कौन से हैं, तो झांसी और आगरा में ज्यादा गर्मी महसूस की जाती है। सबसे कम गर्मी की बात करें तो बरेली में सबसे कम गर्मी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। लू की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली जो शुष्क हवाएं होती हैं, जो खाड़ी देशों से हवाएं चलती हैं, जो मरुस्थलीय देशों से हवाएं आती हैं, तो उन्हें लू कहते हैं, ठीक है ना। लू की लपेट में ही आम पकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट करा ग्रीष्म ऋतु के में कुछ स्थानों पर अधिकतम टेम्परेचर ये भी देखा गया है कि 47 डिग्री तक उत्तर प्रदेश में नोट किया गया है। साथ ही साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत जो तापमान है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाता है, क्योंकि ये कर्क रेखा के क्या है, निकट है। आपको पता ही है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही सूर्य का प्रकाश जो है वो परपेंडिकुलर पड़ता है। अधिकतम औसत टेम्परेचर की बात करूं तो मैं 36 से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस तक उत्तर प्रदेश का रहता है। वहीं मैं आपसे न्यूनतम टेम्परेचर की बात करूं तो 21 से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान की बात करें तो मई और जून के महीने में उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में क्या किया जाता है, टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही तीसरी ऋतु वर्षा ऋतु उत्तर प्रदेश की। देखो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो ये जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु रहती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो जुलाई एवं अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर प्रदेश में पड़ती है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपसे बात करूं औसत अधिकतम तापमान की, तो लगभग वर्षा ऋतु में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है। औसत न्यूनतम टेम्परेचर की बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और उत्तर प्रदेश की अधिकांशतः मानसूनी वर्षा की बात करूं तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। मतलब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आते हैं वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश करते हैं, ठीक है ना। अरब सागर वाली शाखा बारिश नहीं करती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया में जो मानसून आते हैं वो 2 ही शाखाओं से आते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी से और एक अरब सागर से। तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश पड़ती है वो बंगाल की खाड़ी से ज्यादा पड़ती है। कह रहा वर्षा की मात्रा की बात करें तो प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त के महीने में, इन 2 महीने में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जितनी भी वर्षा होगी 60 से लगभग 60% के करीब वर्षा जुलाई और अगस्त में हो जाएगी। कह रहा बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्वा कहते हैं। पूछ लेगा पूर्वा किसे कहते हैं, तो कहते हैं ना बंगाल की खाड़ी से जो भी मानसून उठता है और वो बिहार से के मैदानों से होकर के उत्तर प्रदेश में एंट्री मारता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वा कहते हैं।
तो उम्मीद करता हूं आपको जो उत्तर प्रदेश के भौतिक उसके बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही अगला जो टॉपिक होगा वो उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेके आएंगे। आप लगे रहिए। आपको क्लास अच्छी लगती है शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करवाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।